हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं पीजीबीपी का 8th वीडियो। इसमें कवर करेंगे साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट जो कि सेक्शन 35 से रिलेटेड है। साथ में इसका एग्जांपल भी कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 33 ए बी और सेक्शन 33 ए बी ए का पार्ट कवर किया था और बीच में इसका एग्जाम्पल भी कवर कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको पता है कि इससे रिलेटेड डिडक्शन का पार्ट देखना है तो जो बिजनेस क्या कर रहा है, रिसर्च के पार्ट में लगा हुआ है या किसी पर्टिकुलर आउटसाइड एजेंसी को रिसर्च के लिए अमाउंट पे कर रहा है, तो उस केस में क्या डिडक्शन मिलती है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन होगी, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे होगी। आज की वीडियो में वो सारा पार्ट आपको पता चल जाएगा और इसके साथ हमने एग्जाम्पल भी कवर किए। अब देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है ये तो आपने पेपर 1 में देखा होगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है ये भी आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि इंडिया में रिसर्च इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी बाहर की कंट्रीज़ में होती है। तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट ज़्यादा है, जबकि इंडिया में क्या है, कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे होता है, लेकिन बाहर ज़्यादा होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मल वे में बता सकता हूँ। एक मैं देखता हूँ ट्रैवलिंग देसी व्लॉग, ठीक है। वो कनाडा का व्लॉगर है, यहीं का है इंडिया का, लेकिन वो क्या करता है, कनाडा में ज़्यादा रहता है, 3 महीने 4 महीने इस तरीके से। उसका भाई भी वहीं पे रहता है, वहाँ पे जॉब करता है। तो जनरली वो घूमने फिरने के पर्पज़ से वहाँ चले जाता है। तो जैसे अभी वो व्लॉग बना रहा था, उसने एक मोटर होम खरीदा है, ठीक है। पुराना मोटर होम खरीदा है। मोटर होम जानते हो कि एक तरीके से एक वैन बनी हुई है जिसके अंदर क्या है, आराम से खाने पीने की फैसिलिटीज़ भी है और किचन बना हुआ है, सोने के लिए रूम बना हुआ है, इसके अलावा टॉयलेट की फैसिलिटी है। सब कुछ एक ही पर्टिकुलर वैन में होती है, आपको ये पता है। आराम से उसको लेके घुमा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, पूरा एक तरीके से घर हो गया, ठीक। अब वो उसने जो पुराना खरीदा वो 1995 का खरीदा है। तो इसका मतलब क्या है, 1995 में भी इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, ठीक है। अब वो कहाँ पे खरीदा, उसने कनाडा में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट की फैसिलिटी अच्छी थी, तब जाके ही तो एक तरीके से ये मशीन बन पाई, ठीक है। जबकि इंडिया में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, वो बुरा मत मान लेना कि इंडिया में अच्छी फैसिलिटी नहीं है। इंडिया में है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी बाहर है। तो इंजीनियरिंग फैसिलिटी हो गई, हेल्थ केयर की हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हो गई, एजुकेशन की फैसिलिटी हो गई, तो बाहर बहुत अच्छी है क्योंकि वहाँ पे रिसर्च का पार्ट अच्छा है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो वैसे ही इंडिया ने भी क्या करा कि ये बोला कि अगर आप यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हो तो उसके लिए आपने लेबोरेटरी बनाई, उसके लिए आपने मशीनरीज खरीदी, उसके लिए आपने रॉ मटेरियल जो भी खरीदा, तो इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 100% मिलेगी, 150% मिलेगी अगर आप किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को, आईआईटी को, यूनिवर्सिटी को पे करते हो। तो वो जनरली आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, हल्का सा पॉइंट अलग हट के बताया, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जनरली ये डिडक्शन क्यों मिलती है। कि आप धीरे धीरे क्या करोगे, रिसर्च करोगे, तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, अगर वो आपको अलाउ हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, तो आपका टैक्स कम बनेगा, जिससे एक तरीके से आप एनकरेज होंगे और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको डिडक्शन प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे बोल रहा है साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। अब ये किस में दे रखी है, सेक्शन 43 सबसेक्शन 4, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में साइंटिफिक रिसर्च की मीनिंग दे रखी है, ठीक है। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कोई भी एक्टिविटी जो कि नेचुरल साइंस से रिलेटेड फील्ड में क्या कर रही है, नॉलेज को एक्सटेंड कर रही है, या अप्लाइड साइंस की फील्ड में क्या कर रही है, नॉलेज को एक्सटेंड कर रही है, जिसमें एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य आ गया, एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड हो गई, पशुपालन भी आ गया, फिशरी मतलब मछली पालन भी आ गया। अब नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है, आपको पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे पार्ट को क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यानी इनके कॉज एंड इफेक्ट को देख रहे हैं। वैसे अप्लाइड साइंस में क्या होता है कि आपके पास कोई नॉलेज है, उसको आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, किसमें, किसी भी पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग फैसिलिटी होती है, हेल्थ केयर होती है, आप देख सकते हो कितनी सारी मशीन आती है, एमआरआई की, सीटी स्कैन की मशीन आती है, और भी अलग अलग सोनोग्राफी से रिलेटेड मशीन आती है। तो आप देखते हो कि ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में डेवलप हुई हो, वो बाहर से ही आप खरीदते हो। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर रिसर्च का पार्ट देखते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट का काम ज़्यादा है। कोई भी थीसिस होती है लिखने का, कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा क्या है, ग्रोथ नहीं है। लेकिन बाहर क्या करते हैं, वो खुद क्या करते हैं, एक तरीके से एनालिसिस करते हैं, कॉज देखते हैं, कारण क्या है इसका, इसका इफेक्ट क्या होगा, वो देखने के बाद ही एक तरीके से वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे पहुँचते हैं और डेवलपमेंट धीरे धीरे होता जाता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड हो गई, चाहे देखिए चाइना की बात कीजिए, आप बोलोगे आपने जूम ऐप सुना होगा। अब वो पूरी क्या है, सारी की सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब जैसे यहाँ पे बैन हो जाए, बैन तो नहीं हुआ एक तरीके से, लेकिन मैं बोला कि बैन हो जाए, या आपने देखा था कि टिकटॉक बैन हो गया, तो उस केस में जियो ने क्या कर दिया, जियो मीट लेके आ गया या कुछ ऐसे ही ऐप लेके आ गया जूम के बिहाफ पे। तो हम बोल सकते हैं कि उसने सेम टू सेम कॉपी किया है, कुछ भी इंटरफेस या कुछ भी चेंज नहीं करा। तो आप तो बोलोगे सर अच्छी बात है, उसकी तो रिसर्च की कॉस्ट बच गई, लेकिन वो तो इंडिया में ही चलेगा ना, बाहर थोड़ी चलेगा। बाहर तो अभी भी जूम ये चल रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो पहले आया प्रेफर हो रहा है
वो क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जा रहा है। चाइना क्या करेगा, ये थोड़ी कि जूम में ये रखेगा फीचर, उसमें और भी नए फीचर ऐड करता जाएगा जैसे जैसे पब्लिक डिमांड करती जाएगी, ठीक है। और जियो क्या करेगा, जनरली इंडिया में ही चलता रहेगा, ये यही होगा पार्ट, या फिर आसपास की कंट्री में चलेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं फैलेगा क्योंकि सबसे पहले ये आया हुआ है, तो आपको पता है कि इसी की डिमांड रहेगी। तो मैंने तो एक एग्जांपल बताया। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपग्रेड होता जाता है, नॉलेज एक्सटेंड होती जाती है। रिसर्च का मतलब ही यही है कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो यहाँ पे यही बोला। अब देखिए बोल रहा है कि सच रिसर्च कैन बी कैटेगराइज आइदर एज इन हाउस रिसर्च, रिसर्च डन बाय द असेसी हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो खुद ही रिसर्च कर रहा है इन कनेक्शन विद हिज बिजनेस। याद रखना, बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी जाके आपको एक्सपेंडिचर पर डिडक्शन मिलेगी, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल, अभी बताऊंगा मैं आपको, तो डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसे बोलते हैं इन हाउस रिसर्च, जो कि असेसी खुद कर रहा है। फिर दूसरा, रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि आपने IIT, यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई ऐसी कंपनी जो कि रिकग्नाइज है, उसको आपने क्या कर दिया, डोनेशन दे दिया, अमाउंट दे दिया। अब वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, अब वो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये भी पार्ट हम देखेंगे। तो ये बोला, रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन एनी सम पेड टू आउटसाइड एजेंसीज एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, जो कि किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होनी चाहिए, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए अगर आप खुद रिसर्च करवा रहे हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आ रहा है आपका इन हाउस रिसर्च का पार्ट। अब देखिए इसमें दे रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1.1 दे रखा है, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से ये सही रहेगा, और तो मैं आपको बता ही दूंगा एग्जांपल के थ्रू। तो देखिए ये बोल रहा है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं। तो जिस साल आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है और आपके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो भी खर्चे किए हैं यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो उस ईयर में अलाउ हो जाएंगे असेसी को। लेकिन बोल रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे किए हैं तो वो कितने अलाउ होंगे, वो कितने साल के अलाउ होंगे। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलिए कि अगर आपने अपना बिजनेस 10 दिसंबर 19 को स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद के जो आप साइंटिफिक एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको पता है कि 1920 में यानी प्रीवियस एंड 1920 में आपको अलाउ हो जाएंगे जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए, जैसे जो एम्प्लॉय हो गया, स्टाफ हो गया, वर्कर हो गया, वर्कर को आपने वेजेस दी, स्टाफ या एम्प्लॉय को एक तरीके से आपने सैलरी दी, वो पार्ट अलाउ हो जाएगा। रॉ मटेरियल आपने अपने साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड जो भी खरीदा वो अलाउ हो जाएगा। जितने भी खर्चे हैं इसके अलावा वो सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। कब, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद। लेकिन 10 दिसंबर 19 से पहले जो भी खर्चे हुए तो वो कितने साल तक के अलाउ होंगे। तो इसने बोल दिया इससे पहले के जस्ट 3 साल के। अब देखिए इससे पहले के 3 साल का मतलब ये नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है कि 1920 तो उससे पहले 18, 19 ऐसे नहीं बोल रहा। जैसे 10 दिसंबर 19 बोल रहा है तो उससे जस्ट पहले के 3 साल कैसे होंगे, 10 दिसंबर 16 से 9 दिसंबर 19, क्योंकि आप देख सकते हैं 16, 17, 17, 18, 18, 19, 30 साल, 3 साल हो गए। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 3 साल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 अप्रैल 16 से लेकर 31 मार्च 19 तक का पार्ट ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उससे जस्ट पहले का प्रीवियस ईयर देखा जाएगा और उससे जस्ट पहले के 3 साल ऐसे देखे जाएंगे। नहीं, आपको पता है कि जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उससे जस्ट पहले के 3 साल देखे जाएंगे। तो इसलिए मैंने देखिए क्या बोला, 10 दिसंबर 2016 से लेकर 9 दिसंबर 2019 तक जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं रेवेन्यू से रिलेटेड वो अलाउ हो जाएंगे। लेकिन कौन कौन से, 2 ही अलाउ होंगे। एक तो सैलरी का पेमेंट, जो भी एम्प्लॉई है उसको आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो या वर्कर को वेजेस का पेमेंट कर रहे हो, तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, पेमेंट ऑफ सैलरी, आप ऐसे भी बोल सकते हो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। लेकिन इसमें परक्विजिट्स का पार्ट नहीं आएगा, याद रखना, परक्विजिट्स अलाउ नहीं होगा, तो वो आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ नहीं होगा। और दूसरा आपको क्या अलाउ होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये 2 चीज़ें अलाउ होंगी अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद है तो जितने भी खर्चे हैं जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, चाहे कोई से भी हों, वो सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। चाहे एम्प्लॉय को आप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हो यानी चाहे परक्विजिट्स भी प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले है तो परक्विजिट्स अलाउ नहीं होंगे, सिर्फ सैलरी का पार्ट अलाउ होगा या वेजेस का पार्ट अलाउ होगा, ठीक है। और साथ में रॉ मटेरियल जो परचेज किया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो अलाउ होगा। तो देखिए यहाँ पे यही दे रखा है, एक बार पढ़ के देखिए। कह रहा है वेयर द असेसी हिमसेल्फ
कैरीज ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस, देखिए आ गया अपने बिजनेस से रिलेटेड, एंड इंकर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय द एसएससी। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रखा कि कौन सा एक्सपेंडिचर, तो सारे एक्सपेंडिचर जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बोल रखा है कि फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स सर्टिफाइड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक। हम बोल सकते हैं कि असेसिंग ऑफिसर सर्टिफाई कर देगा कि हाँ ये जो खर्चे किए हैं आपने बिल्कुल सही बताए हैं, कि आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, तो यही आपको अलाउ होगा। फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ड्यूरिंग 3 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिसका मैंने आपको पार्ट अभी बता दिया एग्जाम्पल में, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 10 दिसंबर 19 को बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उससे जस्ट पहले के 3 साल का जो भी खर्चा होगा वो 1920 में अलाउ हो जाएगा, जिसमें क्या क्या आएगा, पेमेंट ऑफ सैलरी का पार्ट अलाउ होगा टू एन एम्प्लॉय एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, एक्सक्लूडिंग परक्यूट्स, तो जो भी एम्प्लॉय को परक्यूट्स मिल रही है वो अलाउ नहीं होगी खर्चे के फॉर्म में, लेकिन सैलरी का पार्ट अलाउ हो जाएगा, और परचेज ऑफ मटेरियल यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च ये भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब आ रही है बारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, देखिए कोई मशीनरी आपने खरीदी, आपने एक लेबोरेटरी बना दी, मतलब एक बिल्डिंग पूरी की पूरी बना दी, कंस्ट्रक्शन करा दिया, इसमें लैंड का पार्ट इंक्लूड नहीं होगा। तो हम जैसे बोलते हैं कि देखिए एक लैंड है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 20 लाख की है, याद रख लेना, ठीक है। अब उस पर आपने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का खर्चा कितना आ गया, 30 लाख का आ गया, तो सिर्फ 30 लाख का पार्ट ही अलाउ होगा, 20 लाख अलाउ नहीं होगा। तो लैंड की कॉस्ट अलाउ नहीं होगी, लेकिन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अलाउ हो जाएगी, या बिल्डिंग जो भी परचेज करी तो उसके बनने की कॉस्ट क्या है जनरली वो आपको अलाउ हो जाएगी, ठीक है, ये याद रख लेना जरूर। अब देखिए इसमें यहाँ पे यही बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 4, या ऑब्लिक में दे रखा है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन लैंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जैसे मैंने क्या बोला कि कोई मशीनरी खरीद ली, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा दी जो कि लेबोरेटरी के फॉर्म में हो गई क्योंकि आपको साइंटिफिक रिसर्च करनी है उसमें, तो ये बोल रहा है कि ये एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कहने का मतलब देखिए आपको पता है कि बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या करना चाहता है वो, और डेवलपमेंट करना चाहता है, उसका बिजनेस है। जैसे मैंने बता दिया कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उसका बिजनेस है मान के चलिए, तो उसको पता है कि नई नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए डेवलपमेंट होता रहता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, तो वो क्या करेगा, रिसर्च तो करेगा ही करेगा। तो उससे रिलेटेड उसने नई कोई मशीन खरीदी, नया कोई क्या कर दिया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, लैंड की नहीं बात कर रहा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, तो वो अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन इन फुल। इसका मतलब 100% डिडक्शन अलाउ होगी, 100% डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर सच कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इज सो इंकर्ड। तो मैंने बोला 1920 में, तो 1920 में अलाउ हो जाएगा, लेकिन याद रखना बिजनेस स्टार्ट होने के बाद के बोल रहा है। इसी तरीके से बोल रहा है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, तो सेम वही 3 साल से रिलेटेड आपका पार्ट आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन लैंड during 3 years immediately preceding the year of commencement of business shall be deemed to have been incurred in the year in which the business commence and is allowed as deduction in that year। तो ऐसा माना जाएगा एक तरीके से कि जिस साल बिजनेस चल रहा है उस साल आपको डिडक्शन मिल जाएगी, कि ये तो आपने 3 साल पहले के खर्चे हैं, लेकिन आपको किस साल मिल जाएगी, जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की 100% डिडक्शन मिल जाएगी, 100% याद रखना, ठीक है। और देखिए नोट में क्या बोल रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर इस सेक्शन में सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन ले लिए तो आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। जैसे आपको बताया मशीनरी पे कितनी मिलती है, 15% मिलती है नॉर्मल मशीनरीज पे, नॉर्मल का बता रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। बिल्डिंग पे आपको पता है कितना होता है, 10% होता है कमर्शियल, तो जनरली वो आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि आपको पूरी की पूरी 100% ही मिल गई है, सीधी सी बात। ये बोला वेयर डिडक्शन इज अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 शैल बी अलाउड ऑन सच असेट। क्योंकि डबल डिडक्शन हो जाएगी इसलिए वो डबल डिडक्शन नहीं मिलती। तो ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2.4। अब देखिए ये सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन सेक्शन याद रखिए सेक्शन 35 जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। अंदर के पॉइंट तो बस क्या करना है आपको थियोरटिकल याद रखने, सेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बोला नोट्स, इन हाउस रिसर्च फॉर ए पर्पज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। तो आपको बताया कि वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, अगर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो डिडक्शन के फॉर्म में आपको अलाउ नहीं होगी। तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए जो भी ये इन हाउस रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक और नया था सेक्शन 35 2AB, ये भी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, लेकिन ये सर्टेन कंपनीज की बात कर रहा है। अब कंपनीज में कौन कौन सी आ गई जिनके लिए एप्लीकेबल है, इसमें जनरली मेरे हिसाब से वेटेड डिडक्शन का पार्ट आएगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ,
इसमें वेटेड डिडक्शन मिलेगी 150%। मतलब मान के चलिए कि रिसर्च पे खर्चा हुआ 20 लाख, तो उसका 150% यानी 30 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब आप टू साइड पे जो खर्चे डेबिट करोगे वो 20 लाख नहीं करोगे, जो एक्चुअल किया है वो नहीं करोगे, उसका 150% मतलब 30 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये किन कंपनीज के लिए यहाँ पे बोल रखा है ऊपर, एप्लीकेबल टू कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। तो देखिए मैंने क्या बताया, 11th शेड्यूल आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, यूट्यूब इस पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सर्च करो 11th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने आपको बताया था उसमें कौन कौन से गुड्स आते हैं, 3-4 एग्जांपल बताए थे, जैसे अल्कोहल, टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो गए वो आ गए, कॉस्मेटिक आ गया, इसके अलावा मेरे को ध्यान आ रहा है टूथपेस्ट आ गया, डिओड्रेंट, ये सारे जो भी इसमें आ गया, कन्फेक्शनरी का आइटम, चॉकलेट्स ये आ गई, कॉर्क बताया था मैंने। तो वो जो भी ये पार्ट आ गए वो 11th शेड्यूल के गुड्स होते हैं। तो जनरली ये कवर नहीं होंगे, इसके अलावा जो भी गुड्स होते हैं कह रहा है, और एनी बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग अदर देन दोज स्पेसिफाइड। तो ये वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी जो भी चीज़ें हैं उस केस में आपको क्या मिल जाएगी, अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट करते हो, आप खुद करते हो, आप दूसरी कंपनी को पे नहीं करते, आप खुद करवाते हो, आप खुद क्या कर रहे हो, बिल्डिंग सेटअप कर रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो, मशीनरी ये सब कुछ लेके आ रहे हो, तो तब आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद ये दे रखा है, ये देखिए बोल रहा है द एक्सपेंडिचर शैल बी इंकर्ड ऑन इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया, उसकी आपको 150% डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अदर देन एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग, इसमें बिल्डिंग की भी अलाउ नहीं है, लैंड की भी अलाउ नहीं है और बिल्डिंग की भी अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब कोई मशीनरी खरीदते हो, कोई इससे रिलेटेड फर्नीचर करते हो, फर्नीचर बनवाते हो, तो वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन बिल्डिंग का पार्ट अलाउ नहीं होगा और लैंड से रिलेटेड पार्ट भी अलाउ नहीं होगा। तो आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनसे रिलेटेड करते हो तो वो अलाउ नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे अलाउ हो जाएंगे, और रेवेन्यू तो सारे अलाउ होंगे। ये बोल रहा है कि जो ये इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी है ये अप्रूव्ड होनी चाहिए, किसके थ्रू, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके थ्रू अप्रूव होनी चाहिए। द असेसी मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी for cooperation in such research and development facility and fulfill such condition with regard to maintenance of accounts and audit thereof and furnishing of report in such manner as may be prescribed। इसका मतलब उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी, जो भी पर्टिकुलर फॉर्म दे रखा होगा, ऑडिट से क्या ऑडिटर से क्या करवानी पड़ेगी, यानी सीए से क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। वैसे ही जिस भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के साथ वो एग्रीमेंट में एंटर हुआ है उसके साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में, तब जाके उसको डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्या बोल रहा है, वेटेड डिडक्शन एट द रेट 150%। अब देखिए हैश दे रखा है, हैश को दे रखा है क्योंकि अभी चल रहा है असेसमेंट डेट 2021, अब 21-22 से वेटेड डिडक्शन हट जाएगी, चाहे आप किसी भी केसेस में आगे पढ़ोगे वेटेड डिडक्शन हट जाएगी और नॉर्मल डिडक्शन 100% ही मिलेगी। इसलिए देखिए ये हैश दे रखा है ना, ये रहा विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 द डिडक्शन विल बी 100%। लेकिन अभी हमारा क्या चल रहा है, असेसमेंट ईयर 2021, मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है, मेरा चल रहा है फाइनेंस एक्ट 2019 और असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है 2021, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है 1920। तो असेसमेंट ईयर के हिसाब से सोचोगे तो 150% डिडक्शन है। तो जब भी एग्जाम में है अभी तो आप 150% बोलना, अगर अगले साल एग्जाम देते हो आप जिसमें क्या लगता है आपका असेसमेंट है 21-22, तो उस वक्त डिडक्शन कितनी हो जाएगी 100%, 150% नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तो 150% है। ये बोल रहा है यहाँ पे वेटेड डिडक्शन एट द रेट 150% ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी शैल बी अलाउड। नोट, इफ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड देन डिडक्शन में बी क्लेम्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(1)(1) और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2। ये कौन सा वाला है, ये वाला ये रही, देखिए या तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली या साथ में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली। इसका मतलब अगर ये अलग से आपको 150% की डिडक्शन लेनी थी, ठीक है, पर आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं करा, तो अगर आपने इनकी कोई कंडीशन पूरी नहीं करी तो इस बेसिस पे आप ये वाली डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको ये 100% डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपको 150% की नहीं मिलेगी लेकिन 100% की मिल सकती है, क्योंकि आपने ये कंडीशन पूरी नहीं करी, लेकिन क्या पता ऊपर वाली तो आप कंडीशन पूरी कर ही रहे होंगे, इसलिए बोल रहा है कि आप वो वाली अप्लाई कर सकते हो। तो बोल रहा है इफ़ द अबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड देन डिडक्शन में बी क्लेम्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35(1)(1) और सेक्शन 35(2)। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, ठीक है। वेयर डिडक्शन इज अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर दिस सेक्शन देन नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, मतलब नॉर्मल डेप्रिशन अलाउ नहीं होगा, ठीक। ये भी मैंने बता दिया और ये भी बता दिया।
अब देखिए ये बोल रहा है रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, आपने इन हाउस तो पढ़ लिया, अब आपका जो बचा है वो क्या बचा है, रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब आप खुद रिसर्च नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, दूसरे को पे कर रहे हो, किसी आउटसाइड एजेंसी को जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च कर रही है, किसी आउटसाइड एजेंसी को कर रहे हो, या वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी कर रही हो। इसका मतलब जैसे मैंने किसी यूनिवर्सिटी को पे कर दिया, अब वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड चाहे रिसर्च कर रही है चाहे नहीं कर रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है उसको, ठीक है, जो यूजीसी अप्रूव्ड है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल में आ गया पार्ट तो आप क्या बोलोगे कि पूरी 100%, 150% जो भी डिडक्शन का केस है वो अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन इज एज फॉलोज। देखिए इसमें बोल रहा है इंस्टीट्यूशन में एनी पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है, वन दे रखा है, मैं बता दूंगा कि नेशनल लेबोरेटरी जनरली क्या होती है, नीचे बता रखा है, और ए यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और ए स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA। तो पर्पज क्या है, साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी इससे रिलेटेड नोटिफाइड अथॉरिटी है जिनको आप पे कर रहे हो, तो आपको पता है कि वो नेशनल लेबोरेटरी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिकग्नाइज होगा, यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं से रिकग्नाइज होगी ही होगी। हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको अप्रूवल मिली हुई है या नोटिफाइड किया गया है, एक तरीके से बोल सकते हैं IIT आपको भी पता है कि रिकग्नाइज ही है। तो ये बोल रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अंडर प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, ठीक है, तो वेटेड डिडक्शन एट द रेट 150% मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट दे रखा है इसका मतलब क्या है कि 2021 और 22 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 से जो ये वेटेड डिडक्शन है वो हट जाएगी और नॉर्मल डिडक्शन 100% ही मिलेगी। लेकिन अभी आपको पता है कि आपका असेसमेंट ईयर 2021 है, तो इसके हिसाब से वेटेड डिडक्शन का पार्ट आपका आएगा ही आएगा। नोट, नो अदर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसका मतलब अगर वेटेड डिडक्शन मिल गई तो ये नहीं आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन की भी डिडक्शन ले रहे हो या कुछ और भी डेप्रिसिएशन तो नहीं, सॉरी, क्योंकि आप तो पेमेंट कर रहे हो ना। तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो, आप एक बिजनेसमैन हो, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो नेशनल लेबोरेटरी को, तो आप और कोई डिडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपने वेटेड डिडक्शन एट द रेट 150% के हिसाब से ले लिए, ठीक है। अब देखिए नेशनल लेबोरेटरी में क्या क्या आता है, जनरली ये बता रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे बता रखा है फर्स्ट पॉइंट पे, नेशनल लेबोरेटरी मीन्स ए साइंटिफिक लेबोरेटरी फंक्शनिंग एट द नेशनल लेवल अंडर द एजिस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, देखिए आ गया, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। तो इसके अंडर में एक तरीके से एक नेशनल लेबोरेटरी चल रही है जो कि साइंटिफिक लेबोरेटरी है, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड विच इज़ अप्रूव्ड एज नेशनल लेबोरेटरी बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक। इसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये ऊपर आएगा, सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस एंड मस्ट बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो आपको पता है कि वो UGC अप्रूव्ड है, रिकग्नाइज है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड होना चाहिए और प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस जो भी है उसके थ्रू अप्रूव होना चाहिए। तो ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ये भी आ गया। तो ये किस पॉइंट में आ गया, इस वाले पॉइंट में, देखिए कहाँ गया, ये रहा, एनी पेमेंट मेड टू एन नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन और टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। ये देखिए क्या बोल रहा है, नोटिफाइड, जो कि किसने नोटिफाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है। तो उस नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, अदर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर किसी बिजनेसमैन ने या कंपनी ने इसको पेमेंट किया है तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे बोल रखा था अप्रूव्ड साइंटिफिक जो रिसर्च प्रोग्राम है उससे रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ पे कहीं नहीं बोल रखा, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो नोटिफाइड होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वेटेड डिडक्शन एट द रेट 150% आपको मिल जाएगी, किसको मिलेगी, जिसने पे किया है। अब आप बोलोगे सर जैसे ये नोटिफाइड था या अप्रूव्ड कॉलेज था लेकिन बाद में ये अनअप्रूव्ड हो गया क्योंकि इसने UGC की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करा, तो कॉलेज की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई, तो हमें जो वेटेड डिडक्शन मिली थी वो क्या डिसअलाउ हो जाएगी कि नहीं, आपकी वेटेड डिडक्शन आपको मिलती ही रहेगी, यानी जो भी आपने पे किया है उसकी वेटेड डिडक्शन आपको डिसअलाउ नहीं होगी, आपने जब ली है तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे बाद में कॉलेज डिसअप्रूव भी हो जाए या कॉलेज की मान्यता रद्द भी हो जाए, तब भी आपको वेटेड डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। नोट, नो अदर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो जो भी आपने पे किया है, जैसे आपने इन इंस्टीट्यूशन को पे किया 10 लाख,
तो 10 लाख का 150% मतलब कितना हो गया, 15 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये बोल रहा है कि जो आपने 10 लाख पे किया है, जो आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इसकी और कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसमें भी ये दे रखा है, इसमें भी ये दे रखा है, सिंपल सा बात। अब आप बोलोगे सर इसमें भी सेम है यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे भी सेम है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड होनी चाहिए। तो आप देखिए तभी तो दोनों में 150% है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। फिर देखिए इस वाले पार्ट में बोल रखा है, तो इसमें आप देखना पर्पज अलग है। यहाँ पे बोल रखा है एनी पेमेंट मेड टू ए नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, ऊपर की तरह सेम, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन सेम दे रखा है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च किससे रिलेटेड है, सोशल साइंस रिसर्च और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। इसका मतलब साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, सोशल साइंस से रिलेटेड रिसर्च है या सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट, ये बोल दिया। तो उस वक्त क्या होगा आपका 100% ऑफ द अमाउंट पेड, मतलब नॉर्मल डिडक्शन मिलेगी, वेटेड डिडक्शन का पार्ट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन आपने जिसको पे किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या एसोसिएशन को जो कि नोटिफाइड है, उसने जो रिसर्च की है वो किस में की होगी, सोशल साइंस में, यानी वो आपके पैसे का यूज़ सोशल साइंस के रिसर्च में यूज़ करेगा या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में यूज़ करेगा। अगर वो साइंटिफिक रिसर्च में करता है तो 150%, अगर वो साइंटिफिक रिसर्च में करता है तो 150%, अगर वो सोशल साइंस की रिसर्च या स्टैटिस्टिकल में करता है तो 100%। समझ गए होंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पे मैंने लाइन नहीं छोड़ी, इसका मतलब 100% यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपने जो पेमेंट किया है किसी अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को किया है, जिस इंडियन कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट करना, उसका मेन ऑब्जेक्ट ही है कि हमें क्या करना है, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो उस केस में आपने जिसको क्या कर रखा है, अमाउंट दिया है, वो उसका पर्पज़ क्या है, साइंटिफिक रिसर्च करना, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो। इसका मतलब चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है चाहे किसी और के बिजनेस से कर रहा है, आपने तो उसको पेमेंट कर दिया तो वो आपको 100% अलाउ हो जाएगा। नोट, नो अदर डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेट कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो और कई जगह डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि आपने यहाँ पे डिडक्शन ले ली, ये आपको पता ही है। और ये पर्टिकुलर मैंने आपको साइन बताया था किससे रिलेटेड है कि 21-22 असेसमेंट ईयर से आपको 100% डिडक्शन मिलेगी, 150% नहीं मिलेगी, वेटेड डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, नेशनल लेबोरेटरी बता दिया, सेकंड पॉइंट बता दिया, थर्ड पॉइंट ये रहा, इससे रिलेटेड था। जो ये थर्ड नोट है वो इससे रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है जनरली, देखिए ये बोल रहा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू सच कंपनी अंडर सेक्शन 35(2)(ab इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर, हाउएवर सच कंपनी में क्लेम 100% डिडक्शन। देखिए इसमें जनरली बोल रहा है कि मान के चलो कि मेरा ये एक्स बिजनेस नाम से कोई भी फॉर्म है, ठीक है, मैंने एक ABC कंपनी को क्या कर दिया, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है, इसका मेन ऑब्जेक्ट ही है जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करती है, किससे, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने उसको क्या कर दिया, 5 लाख दे दिए, तो मुझे तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी, किसको, एक्स बिजनेस को। तो ये बोल रहा है नो डिडक्शन शैल बी अलाउड टू सच कंपनी, इस कंपनी को डिडक्शन अलाउ नहीं होगी अंडर सेक्शन 35(2)(ab, क्योंकि जिसने दी है उसे अलाउ होगी, जिसको मिली है उसे नहीं होगी। लेकिन हाउएवर सच कंपनी में क्लेम, लेकिन ये कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक तरीके से क्लेम कर सकती है कि मुझे 100% डिडक्शन दे दो। अब वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है कि वो कितनी % डिडक्शन देता है। तो एक तरीके से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ऊपर के मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो आराम से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए अदर पॉइंट में क्या दे रखा है, सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अप्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस एंड मस्ट बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने आपको बता दिया वैसे तो ऊपर ही। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, विड्रॉल ऑफ द अप्रूवल। देखिए बोला डिडक्शन शैल नॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट सब्सिक्वेंट टू द पेमेंट मेड बाय द एसएससी द अप्रूवल ग्रांटेड टू द एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, IIT एटसेट्रा हैज बीन विड्रॉन। मैंने आपको क्या बोला कि आपने पेमेंट किया तब तो वो इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या IIT अप्रूव थी, लेकिन बाद में UGC, जैसे यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ या कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो उसने UGC ने उसको डिसअप्रूव कर दिया। तो ये नहीं कि आपकी जो भी डिडक्शन थी वो डिसअलाउड हो जाएगी और आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको जो डिडक्शन मिली थी वो मिलती ही रहेगी, बस जिस वक्त आप पेमेंट कर रहे हो उस वक्त वो एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी या IIT अप्रूव्ड होना चाहिए, यह रखना। बाद में डिसअप्रूव्ड हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर देखिए ये भी आपको पता है कि आपने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हुए हैं तो उसका आपका क्या फ़ायदा मिलता है कि देखिए अगर आपका प्रॉफिट का पार्ट है कम आ गया, तो जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बताया था कि आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या फ़ायदा होगा कि जो भी आप अलाउ नहीं कर पाए, आप खर्चा नहीं ले पाए, क्यों, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम था, तो वो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने सालों तक, अनलिमिटेड ईयर तक, इनडेफिनेट पीरियड तक। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, unabsorbed capital expenditure can be carried forward for unlimited years and set off in any subsequent assessment years like unabsorbed depreciation। ठीक है,
अब देखिए अमालगमेशन का इफेक्ट बता रहा है, तो आपको बताया एक अमालगमेटिंग कंपनी है जो कि मिल रही है, जैसे मैंने बताया कि ए कंपनी बी कंपनी में मिल रही है, तो ए कंपनी अमालगमेटिंग हो गई और बी कंपनी अमालगमेटेड हो गई। तो ये बोल रहा है कि जो पहले अमालगमेटिंग कंपनी को प्रोविजन लगते थे वही अब किसको लगेंगे, अमालगमेटेड कंपनी को लगेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो सेक्शन 35 के जो भी प्रोविजन है, जो भी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 यानी साइंटिफिक रिसर्च के जो भी प्रोविजन है वो अमालगमेटेड कंपनी को अप्लाई होंगे एज इट वुड हैव बीन अप्लाइड टू द अमालगमेटिंग कंपनी। जो पहले ए कंपनी को लगते थे अब वो बी कंपनी को सेम टू सेम लगेंगे। इफ़ द लेटर हैड नॉट ट्रांसफर्ड सच असेट, इफ़ लेटर मतलब क्या हो गया, जो अमालगमेटेड कंपनी है जिसके पास अमालगमेटिंग कंपनी की एसेट आई है, आपको बताया कि ए कंपनी बी कंपनी में मिल गई, तो ए कंपनी की जो भी एसेट है वो बी कंपनी में आ गई, तो बी कंपनी यानी लेटर वाली कंपनी जो भी है वो इसको ट्रांसफ़र न करे, एसेट्स को बेच ना दे, बस ये बोल रहा है। तो आपको आराम से जो भी फ़ायदे हैं वो मिलते जाएंगे, ठीक है, डिडक्शन से रिलेटेड। अब इलस्ट्रेशन दे रखा है, सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है डायनेमिक इंडियन कंपनी कमेंसेस प्रोडक्शन ऑन 16 अगस्त 19, ठीक है, डेट याद रख लेना। इट इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, फाइंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। अब देखिए ये एक्सपेंस है जो कि साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। सबसे पहले दे रखा आपको 18 अगस्त 19 का। 18 अगस्त 19 मतलब क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट के बाद है, लेकिन ये जनरली जो दे रखा है ये इन हाउस नहीं दे रखा, ये क्या बोल रखा है, पेड टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस। इसका मतलब आप रिसर्च के लिए आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को पे कर रहे हो। अब इसमें क्या आ गया, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी आ गई, और देखिए सोशल साइंस में रिसर्च आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था 100%। और देखिए पर्पज क्या बोल दिया, नॉन बिजनेस, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, जब भी हम आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को पे करते हैं चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो तब भी अलाउ हो जाएगा। या तो 150% होगा या 100%, वो किस पे डिपेंड करता है, पर्पज़ पे। यहाँ पे जो पर्पज़ है वो सोशल साइंस का है तो 100% होगा, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, ठीक है। एनी पेमेंट मेड टू यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव्ड है, ठीक है, जो भी गाइडलाइंस है उसके थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड की गई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 50,000 क्या हो जाएगा, 100% मतलब 50,000 का 50,000 अलाउ हो जाएगा। एक बार अगर आपको देखना है आंसर तो आंसर के हिसाब से यहाँ पे देख लेना आप, क्योंकि बाद में आप देखोगे आपको मिल नहीं रहा। तो ये देखिए क्योंकि इसमें क्या है डेट वाइज दे रखा है 16, 17, 18 ऐसे, तो ये 18 अगस्त 19 का ये दे रखा है। और देखिए यहाँ पे सेक्शन भी कवर कर रखा है और साथ में बता रखा है कि ये 50,000 अमाउंट है, लेकिन मेन आंसर का पार्ट ये है, जो भी आंसर का पार्ट है वो ये है, ठीक है। और याद रखना देखिए जो ये अमाउंट है तो क्वेश्चन का पार्ट है और ये डिडक्शन जो है आंसर का पार्ट है, तो हमें मेन डिडक्शन देखनी है। तो आपको बताया कि 50,000 की पूरी 50,000 हो गई 100%, ठीक। और यही पार्ट में अगर लिखा होता कि रिसर्च इन सोशल साइंस की जगह क्या लिखा होता, साइंटिफिक रिसर्च के लिए लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल साइंस नहीं लिखा होता, तो इस केस पे 50,000 का 150% हो जाता, यानी 75,000 हो जाती। अब देखिए 15 अक्टूबर को बोल रहा है पेड टू ए साइंटिस्ट नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देखिए आपको जो जनरली ये दे रखा है तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। वैसे मैं आपको बता दूं तो आपको ये पता रहना चाहिए आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 16 अगस्त 19 को, ठीक है। उसके बाद आपने पे किया है, पहली चीज़ तो ये। अब किसको दिया है, साइंटिस्ट को दिया है, नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का वो एम्प्लॉय नहीं है। बिजनेस कमेंस होने के बाद अगर पे करते हो, और आपको पता है कि जनरली ये इन हाउस रिसर्च से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि आप किसी आउटसाइड इंस्टीट्यूशन को पे नहीं कर रहे हो, कोई ये कंपनी वंपनी नहीं है, साइंटिस्ट है, तो आपका खुद का इन हाउस रिसर्च चल रहा होगा, मतलब आप खुद ही रिसर्च करवा रहे होंगे जिसके लिए आप साइंटिस्ट को पे कर रहे हो। अब साइंटिस्ट कंपनी का एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस से पहले यानी बिजनेस कमेंस होने से पहले के जो 3 ईयर है उसमें अगर एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है तब वो अलाउ होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके बाद का है, जबकि बिफोर के केस में सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं। आफ्टर वाले में तो क्या होता है, जितने भी खर्चे हैं अगर वो साइंटिफिक बेसिस के हैं, साइंटिफिक रिसर्च के लिए हैं, तो वो अलाउ हो जाते हैं। तो 30,000 पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के पर्पज़ से रिलेटेड है। इसका मतलब एक बार अगर आप ये पॉइंट देखेंगे, शुरू वाला जो मैंने इनिशियली बताया था स्टार्टिंग में कि इन हाउस रिसर्च थी, where the assessee himself carries on scientific research related to his business and incur revenue expenditure, तो साइंटिस्ट को पे किए, तो साइंटिस्ट को पे किए, चाहे कोई सा भी होना चाहिए, ठीक है, चाहे एम्प्लॉय हो चाहे एम्प्लॉय नहीं हो। यहाँ पे कहीं दे रखा है कि एम्प्लॉय है या नहीं है, वो तो बिफोर कमेंसमेंट में दे रखा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं। सच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड बाय द असेसी। तो आपको पता है कि इसमें ईयर क्या चल रहा है, ये देख लीजिए, इसमें चल रहा है
15 अक्टूबर 19 मतलब 1920 चल रहा है, तो ये 30,000 अलाउ हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपको ये अलाउ कर रखा है ये वाला पार्ट। तो देखिए ये हमने पढ़ लिया, ये वाला अलाउ कर दिया, ये भी हमने पढ़ लिया। अगला देखिए क्या बोल रहा है, अगला सिंपल सा पार्ट है। देखिए क्या बोल रहा है, 18 नवंबर 19 को पेड टू अप्रूव्ड नेशनल लेबोरेटरी। नेशनल लेबोरेटरी जो अप्रूव्ड है उसमें मैंने आपको कितना बताया था, 150% डिडक्शन का पार्ट बताया था, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 60,000 का 150% 90,000 है। उसके नीचे जाके देख लेना जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया, उसमें देखिए यहाँ पे 90 दे रखा है। तो देखिए 50 भी हो गई, 30 भी हो गई, 100% है, और ये 150% हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला, तो टाइम तो लगता है बताने में क्योंकि इसमें थोड़े पॉइंट ऐसे ही हैं। फिर देखिए परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन हाउस रिसर्च, कॉस्ट ऑफ लैंड दे रखी है 150। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कमेंसमेंट के बाद खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, या कमेंसमेंट से पहले खरीद रहे हो, तो लैंड की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इन हाउस रिसर्च कितना है, टोटल मिला के खर्चा 5 लाख, जिसमें लैंड की कॉस्ट है 150, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की या बिल्डिंग के परचेज की कॉस्ट है ओनली 350, तो 350 ही अलाउ होगी। तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड है, पर्पज भी क्या है, बिजनेस से रिलेटेड। अगर बिजनेस से रिलेटेड पर्पज नहीं होता तो वैसे ही अलाउ नहीं होती। ये कौन से वाले पार्ट के लिए है, इस वाले पार्ट के लिए। देखिए मेरे को आपको बार बार इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको कुछ पॉइंट नए लगते हैं इसलिए। तो देखिए इन हाउस रिसर्च है, अभी मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब देखिए अगर आप बिफोर कमेंसमेंट वाला पार्ट देखेंगे उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी गलती से मैं रेवेन्यू का बोल रहा हूँ, कैपिटल का देखिए, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड अदर देन लैंड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस से रिलेटेड 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो यही इसमें बोल रहा है। तो आपको पता है कि 350 अलाउ होगी, 5 लाख नहीं होगी क्योंकि 150 लैंड की कॉस्ट है, उसको नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लाख था लेकिन 350 अलाउ किया गया। तो देखिए 50 आपको पता चल गया, 30 पता चल गया, और 60 का 150% 90 आपको पता चल गया, और 5 लाख में से 150 नहीं लिया तो बाकी 350 डिडक्शन मिल गई, ये आपको पता चल गया। अब देखिए अगला, देखिए सिंपल से पार्ट दे रखे हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। परचेज ऑफ कार टू कैरी रिसर्च वर्कर, ये रिसर्च वर्क नहीं है, ऐसे बोल सकते हो रिसर्च वर्क कैरी करने के लिए कार आपने खरीदी। तो आपको पता है कि ये साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड ही है और बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये 2 लाख के 2 लाख पूरे के पूरे अलाउ हो जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जिस साल आपने खर्चे किए हैं बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, उस साल वो अलाउ हो जाएगा। अगर आप अगले साल करते तो 2021 में अलाउ होता, अभी जो अलाउ हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1920 प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, सेम इसकी तरह ही है, लेकिन इसमें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लैंड का पार्ट था, लैंड की कॉस्ट अलाउ नहीं होती। इसमें भी सेम यही है, लेकिन यहाँ पे कार की बात कर रहा है तो कार की तो पूरी कॉस्ट अलाउ हो जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। तो 2 लाख भी उसके नीचे दे रखे होंगे, आप देख लेना चाहे। अब देखिए अब आ गया आपका बिफोर वाला, जिसमें क्या बोल रहा है, 16 अगस्त 16 से लेके 15 अगस्त 19। आप देख सकते हो ऊपर कि आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो 16 अगस्त 19। तो मैंने आपको सिखाया था कि 3 साल पैसे पहले कैसे लेने हैं आपको, 16 अगस्त 16, इससे जस्ट पहले के 3 साल देख लीजिए और बोल दीजिए कि 16 अगस्त 16 से लेकर 15 अगस्त 2019 के बीच में जो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो उस पर 3 साल का पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, देखिए तो इसमें बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड, तो ये तो नहीं लेनी, तो 5 लाख में से 1 लाख है, बाकी 4 लाख। और याद रखना बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए तब जाके अलाउ होगी, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती तो ये 5 लाख भी अलाउ नहीं होते, यानी वो 4 लाख भी अलाउ नहीं होते। तो 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 4। तो देखिए यहाँ पे अब कहाँ दे रखा है, वही ढूंढना पड़ता है। देखिए ये रहा 4 लाख का, यहाँ से लेके जो भी नीचे तक का पार्ट था वो सारा आपका कवर हो गया। अब आपका ये पॉइंट बचा है सारा का सारा, और ये नील क्यों है ये मैं आपको भी बता दूंगा। तो देखिए 4 लाख का पार्ट आ रहा है। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, अब देखिए बोल रहा है परचेज ऑफ मटेरियल 3 लाख, तो आपको पता है कि बिजनेस से रिलेटेड है, परचेज ऑफ मेटल की बात कर रहा है। जब भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस को कमेंस होने से पहले का पार्ट है तो उसमें 2 पार्ट ही आएंगे, एक पार्ट क्या आएगा आपका, और ये भी याद रखना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो उसमें क्या बताया था, एक तो मेटल का परचेज और एक सैलरी का पेमेंट परक्यूजिट्स के अलावा एम्प्लॉय को जो भी सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी किसको पे की जाती है, एम्प्लॉय को। परक्यूजिट्स का पार्ट आपका नहीं आएगा, तो बोल रहा है अदर देन पर्क्स, अच्छी बात है। तो 3 लाख पूरे आ जाएंगे, 2 लाख पूरे आ जाएंगे। परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड टू रिसर्च पर्सोनल, तो रिसर्च पर्सोनल मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉयज़ है उनको आप परक्यूजिट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, उसका खर्चा कितना हो गया, 1 लाख, ये अलाउ नहीं होगा। तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले की बात कर रहा है, और 3 साल के अंदर की बात कर रहा है कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के जस्ट 3 साल में जो भी खर्चे हुए हैं उसमें ये अलाउ हो जाएगा और ये अलाउ हो जाएगा। तो 3 लाख और 2 लाख, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही अलाउ होता है, ये 1 लाख का पार्ट अलाउ नहीं होगा। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 80,000, तो मेरे हिसाब से ये भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं आता। दो ही चीज़ें आती है, एक तो परचेज ऑफ मटेरियल और एक पेमेंट ऑफ सैलरी अदर देन परक्यूजिट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक तो कहाँ गया, देखिए ये 5 में से ये 1 गए थे तो 4 लाख ये अलाउ कर दिया था। ये देखिए 3 लाख परचेज ऑफ मटेरियल, ये देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउ कर रखा है, ये देखिए ये अलाउ नहीं कर रखा परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड, और देखिए अदर रेवेन्यू अलाउ नहीं कर रखा। तो 2 चीज़ें अलाउ नहीं कर रखी, और 2 जो मैंने बताई थी 3 लाख और 2 लाख की वो अलाउ कर रखी थी, और 5 लाख में से 1 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड गई थी, तो बाकी 4 लाख को अलाउ कर दिया। अब देखिए चारों नील है, ये क्यों है ये देख सकते हो आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पढ़ के देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब जो ये खर्चे हुए हैं वो जस्ट क्या हुए हैं, जो 3 साल आपके हो गए थे उससे जस्ट पहले के हैं। 1 अप्रैल 16 से लेके 15 अगस्त 16, 1 अप्रैल 16 से 15 अगस्त 16, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 16, और ये 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 16। तो इसका मतलब 16 अगस्त 16 तक आपके पिछले 3 साल होते हैं। अब वो ये जो खर्चे हैं वो उससे भी पहले साल के हैं, तो उससे भी पहले साल के तो अलाउ होते ही नहीं है। तो ये बोल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन लैंड, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे नहीं हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 साल वैसे ही आपके हो चुके हैं, उससे पहले के ये खर्चे हैं, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। तो ये चारों क्या कर रखे हैं इसने, नील कर रखे हैं, ठीक है। और नॉट एप्लीकेबल बता रखा है। यहाँ पे देखिए सेक्शन नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल 1 का मतलब नोट का पॉइंट मैंने नीचे कवर कर रखा है। डिडक्शन में देखिए यहाँ पे आपके 4 पॉइंट नील बता रखे हैं। तो इस तरीके से आपका कवर हो गया, और टोटल मिला के डिडक्शन कितनी हो गई 1620। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एक्सपेंडिचर वेदर रेवेन्यू और कैपिटल incurred before 3 years immediately preceding the years of commencement of business shall not be allowed as deduction, ठीक है। सेकंड, एक्सपेंडिचर incurred within 3 year prior to commencement of business only material एंड सैलरी अदर देन पर्क्स ऑफ रिसर्च पर्सनल शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। इसलिए जो परक्यूजिट्स थे वो अलाउ नहीं किए गए, जो भी अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो अलाउ नहीं किए गए, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट करने से जस्ट पहले के 3 साल के हैं और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ही लिए जाएंगे, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद के जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे कोई से भी होते, चाहे परक्यूजिट होते, चाहे अदर रेवेन्यू होते, वो ले लिए जाते। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लिए? क्योंकि बिजनेस से स्टार्ट करने से जस्ट पहले के 3 साल वाले, ठीक है। ये खत्म। अब देखिए लास्ट बचा अपना सेल ऑफ असेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आपने क्या करा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो एसेट को यूज़ किया उसको कुछ साल आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने बेच दिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या आपने साइंटिफिक रिसर्च में जो यूज़ कर रहे थे अब उसको आपने अपने बिजनेस में यूज़ करना चालू कर दिया। जो पहले साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीन काम आती थी, अब आपने बिजनेस के पर्पज़ के लिए उस मशीन को काम में लेना चालू कर दिया और उसके बाद बेचा। तो ये 2 कंडीशन दे रखी है। देखिए सेक्शन 41 सबसेक्शन 3 है। जब इलस्ट्रेशन बताऊंगा थोड़ा सा पार्ट अलग आएगा, तो थ्योरेटिकल आपको अलग दिखता है, और हल्का सा जब क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा पार्ट अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर अदर पर्पज। इसका मतलब क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप यूज़ कर रहे थे और डायरेक्टली आपने बेच दी, आपने इसको बिजनेस में यूज़ नहीं करा। बिजनेस में यूज़ का ये वाला पार्ट है, और ये बिना बिजनेस की यूज़ का है कि डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, इसको बेच रहे हो। तो ये बोल रहा है सेल कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच असेट शैल बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इन द ईयर ऑफ सेल। The excess of sale consideration over original cost is taxable as capital gain under section 45. This is applicable even if the business is not in existence in that year. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा बिजनेस बंद हो गया था, हमारे पास जो भी एसेट पड़ी थी साइंटिफिक रिसर्च वाली वो 2 साल बाद बिकी, बिजनेस बंद होने के 3 साल बाद बिकी, तो जब भी बिकी वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन का पार्ट आ जाएगा। अगर ये बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ सेल कंसिडरेशन ओवर ओरिजिनल कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब देखिए यहाँ पे ये भी तो बोल दिया सेल्स कंसिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट, लेकिन इसकी जगह थोड़ा सा पॉइंट अलग होता है और मैंने इलस्ट्रेशन में कवर कर रखा है तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक। अब ये बोल रहा है आफ्टर बीइंग यूज फॉर अदर पर्पजेज। इसमें क्या बोल दिया कि आपने इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया कुछ साल पहले, आपने साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे यूज़ किया था, उसके बाद आपने इसको बिजनेस में यूज़ करा, फिर आपने इसको 2 साल यूज़ करा और 2 साल बाद बेच दिया। तो उस केस में क्या बोल रहा है, सेल कंसिडरेशन शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ असेट। जैसे आप नॉर्मल ब्लॉक ऑफ असेट देखते हो, ओपनिंग WD बोलते हो, परचेज का पार्ट बोलते हो, तो परचेज के पार्ट में आपको इसको नील बोलना पड़ेगा। नील क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि आपने साइंटिफिक रिसर्च की पूरी 100%, 150% ये सारी डिडक्शन ले ली होगी, क्योंकि आपको पता है कि आप कैपिटल असेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम किस असेट की बात कर रहे हैं? कैपिटल असेट की,
ठीक है, मशीनरी की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उसको आपने यूज़ करा और उसके बाद बेच दिया, इसकी बात कर रहा है। पर आपने किसके लिए यूज़ करा? बिजनेस के लिए यूज़ करा, उसके बाद बेचा, तो एक इसकी इनकम बनेगी एक तरीके से, यानी इस पे जो डेप्रिसिएशन का पार्ट कैलकुलेट होगा उससे रिलेटेड पार्ट आएगा। तो ये बोल रहा है कि सेल्स कंसिडरेशन शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ असेट। इट इज़ टू बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनटू नॉर्मल बिजनेस असेट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल इन द रेलिवेंट ब्लॉक। तो ये बोल रहा है कि जो परचेज का पार्ट है उसको निल मानेंगे, क्योंकि आप उसको पहले ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर चुके हो और जैसे ही बिजनेस में लेके आ रहे हो तो उसकी कॉस्ट निल ही दिखेगी, क्योंकि उसके लिए आपने कोई भी अमाउंट पे नहीं करा। जब आपने अमाउंट पे किया था तो उसकी 100% डिडक्शन ले ली थी। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ के दिखाओगे तो उस केस में आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट ज़्यादा निकल के आएगा, जबकि डबल डिडक्शन आपको नहीं मिलती, तो आपको सिंगल डिडक्शन ही मिल रही है, इसलिए परचेज की कॉस्ट यहाँ पे निल मान ली गई है, तो वो रेलिवेंट ब्लॉक में निल हो जाएगी। कैसे? देखिए इलस्ट्रेशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आविष्कार एंटरप्राइज परचेज मशीनरी फॉर ₹5 लाख एज ऑन 18 अगस्त 18 फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ऑन 17 जुलाई 19 द रिसर्च वर्क बीइंग कंप्लीटेड। ऑन 31 मार्च 20 द मशीनरी बीइंग सोल्ड फॉर ₹1 लाख। अब केस 1 ये दे रखा है, केस 1 के अंदर 2 सब पार्ट दे रखे हैं, केस 2 दे रखा है उसके अंदर 2 सब पार्ट दे रखे हैं। देखिए केस 1 में बोल रहा है कि अगर आपने 1 लाख में बेची, और ए इसका पार्ट बोल रहा है आफ्टर यूजिंग द सेम फॉर बिजनेस पर्पज अदर देन साइंटिफिक रिसर्च। इसका मतलब पहले आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खरीदी थी, जैसे ही रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया 17 जुलाई 19 को, आपने उसके बाद 31 मार्च 20 को यानी 1920 में ही इस मशीनरी को बेच दिया 1 लाख में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको हमने बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज़ किया था, बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ किया था, उसके बाद बेचा था, क्योंकि रिसर्च कंप्लीट हो गया, अब ये खाली नहीं पड़ी रही, हमने इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ करा कुछ महीने के लिए, जैसे अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, और मार्च में आके इसको बेच दिया, ठीक। तो बोला WDV ऑफ रेस्पेक्टिव ब्लॉक इज़ 480, डेप्रिसिएशन रेट 15% है। बी वाले केस में क्या बोल रहा है कि आपने इसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ नहीं करा और डायरेक्टली आपने बेच दिया। इसका मतलब साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे जैसे काम कंप्लीट हो गया था, अब ये खाली पड़ी थी, ये बिजनेस में काम नहीं आ रही थी, ऐसे ही फालतू पड़ी हुई है, और आपने इसको 31 मार्च 20 को बाद में बेच दिया। तो आपने बिजनेस के लिए इसको यूज़ नहीं करा, किस वाले केस में? बी वाले केस में, ठीक है। वैसे ही केस 2 में सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ है कि आपने 1 लाख की जगह उसको 7 लाख में बेच दिया, और ए और बी केस सेम है। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, केस 1 का ए और केस 2 का ए पढ़ रहे हैं, केस 1 का ए और केस 2 का ए जब बिजनेस पर्पज के लिए यूज़ होती है। तो अभी आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था कि आपकी जो भी WDV दे रखी होगी उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ऐड करते हो, ओपनिंग WDV आपको दे रखी होगी, उसके साथ जैसे आप परचेज ऐड करते हो तो परचेज की वैल्यू निल मानी जाएगी, क्योंकि साइंटिफिक बेसिस पे आपको डिडक्शन पहले ही मिल चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए 480 आपको क्वेश्चन के पार्ट में बता रखा है, 480 आपको बता रखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए 480 आपको बता रखा है, ठीक है। अब देखिए ऐड एडिशन ड्यूरिंग ईयर बीइंग मशीनरी अर्लियर यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि मशीन पहले ही साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ आ चुकी है, तो बिजनेस के पर्पज से इसकी वैल्यू क्या मानेंगे? निल मानेंगे, ठीक है। अब आपने सेल वैल्यू करा तो लेस क्या करोगे? सेल। अब अगर आप केस 1 का पार्ट बोलोगे तो इसमें 1 लाख में बेचा था, और केस 2 का ए बोलोगे तो केस 2 में आपने इसको 7 लाख में बेचा था। तो अगर आपने 1 लाख में बेचा तो अभी भी आपका पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन 15% की रेट से निकल के आ जाएगा, और उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग WDV वो 323 आएगी, जो अगले साल के लिए क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी। तो इसमें कैपिटल गेन का पार्ट नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है कि अगर आपने 7 लाख में बेचा तो ये मैंने बताया था अगर नेगेटिव में जाता है तो क्या बन जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 480 दे रखा है। अब आपको पता है कि आपने 7 लाख में बेचा, लेकिन आपको 480 तक ही रेस्ट्रिक्ट करके रखना है। कह रहा है मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ ओपनिंग WDV प्लस एडिशन मेड। तो एडिशन तो कुछ किया नहीं, तो ओपनिंग WDV आपकी 480 थी, वहाँ तक की आपने रोक के रखा और 480 माइनस किया तो बाकी निल। लेकिन 7 लाख में आपने बेचा है और 480 की एक तरीके से क्या है, उसकी ओपनिंग WDV प्लस कॉस्ट है, तो इसका मतलब 220 क्या हो गया आपका? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो यहाँ पे यही आपको बोल रखा है कि आप रेलिवेंट सेल्स कंसिडरेशन शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ असेट। इट इज टू बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट इनटू नॉर्मल बिजनेस एसेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी टेकन एज निल इन द रेलिवेंट ब्लॉक। लेकिन आगे नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन बताए थे, उसमें क्या बताया था कि अगर आपकी सेल वैल्यू ज़्यादा आ जाती है, अगर आपकी सेल वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो आपको यहीं तक रोक के रखना है, बाकी वैल्यू आपकी WDV निल होगी तो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा।
लेकिन वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको वो पार्ट बताया। अब केस 1 का आपका बी पार्ट बचा है और केस 2 का आपका बी पार्ट बचा है, जिसमें क्या बोल रहा है कि वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही, वो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे थी, कंप्लीट होने के बाद खाली पड़ी हुई थी और 31 मार्च 20 को या तो 1 लाख में बेच दी या दूसरे केस में क्या बोल दिया 7 लाख में बेच दी। तो केस 1 का बी और केस 2 का बी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले याद रखिए कि यहाँ पे आपको अगर मैं बोलता हूँ कि डिडक्शन कितनी अलाउड हुई थी, ठीक, आप बोल रहे हो सर साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे थी, कितने में खरीदी थी 5 लाख में खरीदी थी, तो पूरी 5 लाख की डिडक्शन अलाउ होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपको एक सबसे पहले जब भी ये एग्जांपल देखते हो तो एग्जांपल को ज़रूर कवर कर लेना और इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज़रूर देख लेना, यही आपके पीजीबीपी का पार्ट बताएगा। कह रहा है बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर डिडक्शन क्लेम्ड पूरी 5 लाख। आप बोलोगे सर 150% भी तो हो सकती थी। देखिए 150% कब होती है, जब पेमेंट करते हैं किसी और को और वहाँ पे हमारी मशीनरी नहीं होती, यहाँ पे तो हमने खरीदी है। तो याद रखना जब रिसर्च आउटसाइड इंस्टीट्यूशन के लिए हो तब वो वाला पार्ट नहीं आता। ये हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए क्योंकि हमने मशीनरी खरीदी तो हमें डिडक्शन मिल गई, किसके हिसाब से, सेक्शन 35 के हिसाब से, जो भी मैंने आपको बताया था 35(1) उसका पार्ट दे रखा था कुछ सब सेक्शन। एक मिनट रुकिए, देखिए ये रहा, मैं सीधा पहुंच गया यहाँ पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन फुल। तो 100% डिडक्शन आपको मिली हुई थी ना। तो देखिए आपको ये याद रखना है क्योंकि आपके लिए क्या है, फ्रेश है सारा पार्ट, आपने ज़्यादातर देखा नहीं होगा, एग्जाम्पल ज़्यादा कवर नहीं किए होंगे या एग्जाम में कवर भी किए होंगे जब भी अंडर ग्रेजुएट के पार्ट में या पोस्ट ग्रेजुएट में, तो उसको काफ़ी साल हो गए होंगे तो आपको ध्यान नहीं होंगे प्रोविजन के, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको वो ध्यान में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जब भी देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अर्लियर डिडक्शन क्लेम। तो आपको पता है कि पूरी 5 लाख की जो मशीन आपने खरीदी थी उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल गई थी, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, क्योंकि दोनों में तो मशीन सेम ही है, सीधी सी बात है। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है सरप्लस। सरप्लस कैसे निकलेगा, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ असेट माइनस अर्लियर डिडक्शन अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच असेट। देखिए ब्रैकेट जरूर याद रखना क्योंकि अगर आप इस ब्रैकेट को हटाते हो तो माइनस माइनस आपका क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो अगर आप चाहो तो सेल प्लस अर्लियर डिडक्शन भी बोल सकते हो और माइनस कॉस्ट बोल सकते हो, आपका ये पार्ट निकल के सेम आ जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, मान के चलो मैं क्या बोलता हूँ कि आपकी देखिए कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी, 5 लाख की थी, आपको डिडक्शन कितनी मिल गई, 5 लाख की मिल गई, तो 5 में से 5 गए, कितने बचे, 0। आपका सेल कंसिडरेशन कितना था, कितने का था, आपने 1 लाख में बेचा, तो 1 लाख में से 0 गए तो कितना बचा, सरप्लस 1 लाख ही बचा। तो सरप्लस का मतलब क्या हुआ, सेल में से जो कॉस्ट ऑफ असेट में से अर्लियर डिडक्शन लेस किया, अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो सेल में से लेस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई अमाउंट ही नहीं बचता, 0 है, तो 1 लाख में से 0 गए तो कितना बचा, 1 लाख। चलिए अगले एग्जांपल में देखिए, इस वाले में केस 2 में आपको पता है कि आपने 7 लाख में सेल कंसिडरेशन का पार्ट देखा था, 7 लाख में बेचा, कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख, ठीक है, और अर्लियर डिडक्शन कितनी मिली हुई है, 5 लाख की, तो 5 में से 5 गए, कितना हो गया, 0। 7 में से 0 गए तो कितना बचा, 7 लाख ही बचा। तो यहाँ पे ये यही बताना चाहता है कि आपको जो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग का पार्ट है वो कवर करना है। तो सबसे पहले आपने 1 लाख निकाला और यहाँ पे आपने 7 लाख का पार्ट निकाल लिया, ठीक है। 5 और 1 उसमें से मिनिमम क्या है, 1, 5 और 7 उसमें से मिनिमम क्या है, 5। अब देखिए कैपिटल गेन कम होता है, कैपिटल गेन तब होता है जब कॉस्ट से ज़्यादा आपकी सेल का पार्ट है, वरना आपका जनरली इसमें कवर नहीं होगा। तो देखिए सेल कंसिडरेशन इसमें कितने का है, 1 लाख का, और कॉस्ट कितनी है इसकी, कॉस्ट थी 5 लाख। अब आप बताइए कि इसमें कभी कैपिटल गेन का पार्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आ रहा है उसमें हमें गेन का पार्ट ही कंसीडर करना है। पिछले वाला जो एग्जांपल का पार्ट था यानी केस 1 और केस 2 का ए पार्ट था, इसमें भी मैंने क्या देखा कि 480 तक का तो पार्ट मैंने रोक के रख लिया क्योंकि मैंने 7 लाख का बेचा है, तो 220 मेरा गेन का पार्ट हो गया। वैसे ही मैंने केस 1 के बी पार्ट में क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 1 लाख की मेरी सेल प्राइस है और कॉस्ट कितनी है, 5, तो 1 में से 5 जाएंगे तो बल्कि नेगेटिव आएगा, वो तो जनरली किसको दिखाएगा, लॉस को, ये इसमें एप्लीकेबल होता ही नहीं है। अगर सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तब जाके आपका गेन का पार्ट आएगा जो इसमें आएगा। तो बोल रहा है कैपिटल गेन शैल अराइज ओनली इफ सेल प्राइस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ असेट हेल्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे जो भी आपने एसेट हेल्ड कर रखी है और उसको बेच दिया, तो अगर सेल प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तब जाके ही कैपिटल गेन का पार्ट आएगा, वरना ये पार्ट आपको लेने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, उसका पॉइंट बता दिया, ठीक। तो आई होप आपको पूरा का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में देखेंगे सेक्शन 35 AD का पार्ट, अगर इसका एग्जाम्पल कवर है तो वो कवर कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद जो सेक्शन है मेरे हिसाब से एक ही पूरा पार्ट ये ले लेगा,
फिर भी ये 35A BB है, तो इसको भी मैं साथ में कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अपने पार्ट बहुत सारे हैं और डिटेल में भी हैं, एग्जाम्पल भी कवर करने हैं, और टोटल मिला के अराउंड इसके 70 से 72 पेज हैं और मैंने अभी तक 20 पेज कवर कराए हैं। तो मेरे हिसाब से इसकी 6 से 7 वीडियो और मैं बनाऊँगा और आपका सारा पार्ट कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।